हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके आईबीपीएस पीयूपी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और जिनके बहुत ही अच्छा हुआ है या जिनके कम अटैम्प्ट रहे हैं उनको यहाँ पे परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसी बारे में है जो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि अब आपको आगे क्या करना है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो मिस मत कीजिएगा। तो ये है अपना जो मेंस की अपनी सीरीज़ चल रही है इंग्लिश की, तो उसका पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 13 पार्ट कर लिए हैं, तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप में, फैमिली फ्रेंड को, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। जो पीडीएफ्स है इम्पोर्टेंट और जो आपके इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है या फिर जो इन्फॉर्मेशन होते हैं आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती है, ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन या क्लास जो मिस नहीं होगी। तो देखिए, आज की चेकलिस्ट है, तो इसमें अपने यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है सारे। पहले तो आपके कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है और फिर कॉलम में ही आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 3 टाइप के यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 3 टाइप के अपन यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक है। आपको यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं 3, उनमें से 2 कॉलम में तो आपको सेंटेंस गिवन है और एक कॉलम में है जो आपको यहाँ पे जो दे रखा है वो है आपके यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो ये हैं आपके सेंटेंस, तो इनको जॉइंट करना है इन तीनों से, ठीक है ना। तो कौन सा आपका यहाँ पे कनेक्टर काम में आएगा वो आपको यहाँ पे देखना है। तो पहले के 4 क्वेश्चन है जो आपके कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इनका मतलब भी पता होना चाहिए और कौन सा किसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ में आप नोट करते हुए चलना है, ताकि आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट रहेगा ये, ठीक है ना। तो कनेक्टर है, लिखते जाना आपको साथ साथ में। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे नॉट एबली। अब नॉट एबली है तो ये आपका कनेक्टर काम आता है किसी स्पेसिफिक कोई भी सिचुएशन होती उसकी डिटेल या फिर किसी पॉइंट के बारे में बात करने की। तो कोई एक सिचुएशन है, उसकी डिटेल या किसी एक पॉइंट के बारे में बात करने के लिए आपका नॉट एबली काम में आता है, ठीक है ना। दूसरा है आपका अल्टरनेटिवली। तो अल्टरनेटिवली का मतलब आपको पढ़ के पता चल गया होगा, ये किसी अल्टरनेट के बारे में, यानी कि किसी और दूसरे, यानी कि किसी और तरीके के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये आपका अल्टरनेट के बारे में बात करेगा, ठीक है ना। तो किसी सिचुएशन है तो उसका अल्टरनेट क्या होगा उसके बारे में। और अनलाइक है जो आपका एक कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का यहाँ पे कनेक्टर होता है। तो 3 कनेक्टर है यहाँ पे, नॉट एबली, अनलाइक और अल्टरनेटिवली। तो तीनों के आपको यहाँ पे यूजेस पता हो गए हैं। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक को रीड करेंगे यहाँ पे और समझेंगे किसका पेयर किसके साथ में बनेगा, और फिर ऑप्शन के हिसाब से उनको क्या करेंगे, मैच करेंगे यहाँ पे। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले अपन चलेंगे ए के पास में। तो देखिए ए में आपको क्या बोला है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए में बोला है शी एक्सेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि वो बहुत सारे सब्जेक्ट में क्या है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें वो क्या है, उसको बहुत ही अच्छा नॉलेज है, यानी कि बेहतर है वो उसमें। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छी है। अब यहाँ पे ए का पेयर देखिए किसके साथ में बनेगा, ठीक है ना। पहले तो कैटेगरी है और फिर है यहाँ पे कि इसमें क्या बात की गई है। तो पहले अपन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चले तो देखिए ए के साथ में तो ई है, ए के साथ में डी है, ए के साथ में ई है और ए के साथ में एफ है। तो पहले तो अपन इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं, जो आपका कॉलम 3 है, ठीक है ना, उसके हिसाब से फिर अपन मैच करेंगे। तो डी में बोला है यू कैन ऑर्डर टेक आउट एंड एंजॉय द मील एट होम, यानी कि आप घर से खाना मंगवा कर उसका आनंद ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बोला है बहुत सारे आपके यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसमें अच्छी है, तो यहाँ पे तो खाना ऑर्डर करने की और खाने की बात की जा रही है। तो पहले तो आपको पता होगा कि
ए और डी का तो आपका कोई पेयर ही नहीं बनेगा, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। मैथमेटिक्स वेयर हर स्किल्स वर ट्रूली एक्सेप्शनल, तो यहाँ पे बोला है कि वह बहुत सारे सब्जेक्ट में क्या है, अच्छी है, मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, जहाँ उसकी जो स्किल है वो सच में क्या है, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, असाधारण है, यानी कि उसके जैसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपके सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट में तो अच्छी है, लेकिन मैथ्स में है जो उसकी स्किल है जो क्या है, और भी ज़्यादा अच्छी है। तो ए और ए का तो आपको पैर लग रहा है। एफ को रीड कर देते हैं अपन, देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, द सेकेंड हाफ विच वॉज रादर लक्स्टर, यानी कि जो दूसरा हाफ, दूसरा भाग था जो कि काफ़ी क्या था, नीरस। लक्स्टर का मतलब क्या होता है, बहुत ही बेकार, बहुत ही नीरस, उदास करने वाला, उम्मीदों पे पानी फेरने वाला था। तो ये ए और एफ का भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका पहला पेयर दिखा अपने को ए और ई का। अब देखते हैं अपन ए और ई को क्या कनेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, तो अगर हम बात करें तो ए में आपका किसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है और ई में भी किसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बोला है बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छी है, और ई में बोला है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में तो अच्छी है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि मैथमेटिक्स में है जो दूसरे सब्जेक्ट से, मतलब कि उसका जो स्किल है वो असाधारण है, यानी कि ऐसा है जो कहीं पे आपने देखा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि बात की जा रही है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में, डिटेल में बात की जा रही है कि कौन से सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ए और ई को कौन कनेक्ट करेगा अपन, तो A1E आपका एक पेयर बनेगा। A1E कहाँ है आपका, ए में है यहाँ पे, तो यानी कि ये कट हो जाएगा। अब अपन इसको चेक कर देते क्या ये अपना पेयर सही है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे A1E में तो बोला है, ए में बोला है आपको यहाँ पे कि वह बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छी है। फिर साथ में बोला है कि डिटेल में बताया किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी पॉइंट के बारे में, यानी कि मैथ्स के बारे में बताया है कि उसकी स्किल क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो क्या है, नॉर्मल लोगों में देखने को नहीं मिलती है। तो ये A1E का पेयर बना। अब B2F को देखते हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम वाज एक्साइटिंग एंड इंटेंस, यानी कि जो खेल का जो पहला हाफ था बहुत ही ज़्यादा रोमांचक, और इंटेंस का मतलब क्या था, बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, गहन था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बोला है, देखिए बी है, यहाँ पे किसी गेम के हाफ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए सेकंड हाफ है, यानी कि एफ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा हाफ क्या बोला है कि दूसरा हाफ क्या था, निराश करने वाला था, यानी कि यहाँ पे तो बोला है कि क्या था, एक्साइटिंग, और यहाँ बोला है कि निराश कर दिया है। दोनों बातें क्या है, अलग अलग है, और दोनों बातें अलग अलग है तो उसको जॉइंट कौन करेगा, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का। तो जो कौन है आपका, दो है, अनलाइक। तो B2F एकदम सही है आपका कि पहला हाफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एक्साइटमेंट वाला भरा था, लेकिन तो अनलाइक आ गया कॉन्ट्रास्ट, यानी कि यहाँ से टोन आपकी चेंज हो गई। तो जो सेकंड हाफ है वो क्या था आपका, बहुत ही ज़्यादा लक्स्टर था, यानी कि यहाँ पे उदास करने वाला था, निराश करने वाला था। फिर देखिए, यू कैन चूज़ टू डाइन एट द रेस्टोरेंट, यानी कि आप रेस्टोरेंट में भोजन करना चुन सकते हैं, यानी कि वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। फिर बोला है अल्टरनेटिवली का मतलब क्या है कि आपके पास में एक और दूसरा रास्ता है। क्या रास्ता है कि आप है जो ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पे बैठ के भी खा सकते हैं। तो एकदम सही है आपका C3D। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो उम्मीद है आपको करने का तरीका समझ में आया होगा, किस तरह से आपको यहाँ पे करना है, और यहाँ से आपने इनके मीनिंग भी लिख लिए होंगे जो आपके यहाँ पे कनेक्टर दे रखे हैं। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर आज का। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रेटेजी वही रहेगी। पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इनके मीनिंग समझ लेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका सिंस है, तो सिंस आपका काम आता है रीज़न एंड कॉज के लिए। सिंस का मतलब क्या होता है आपका, जबकि होता। तो कोई भी रीज़न या किसी चीज़ का कारण बताना हो तो उसके लिए अपन क्या काम में लेंगे, सिंस लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में वेरेस, वेरेस क्या होता है आपका, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है। और फिर ओइंग टू, ओइंग टू है, ये भी आपका एक तरह से क्या होता है, रीज़न एंड कॉज का। ठीक है ना, तो तीनों के मीनिंग लिख दिए हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि कहाँ पे आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो सिंस का मतलब तो क्या होता है, जबकि होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो सिंस का मतलब होगा जबकि, और यहाँ पे जो आपका ओइंग टू है इसका मतलब होता है के कारण।
ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हिंदी में भी मीनिंग देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे मैच करने का कहाँ पे क्या बनेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की ओर और यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए पहले अपन देखेंगे कॉलम 3 में इन तीनों के मीनिंग क्या है, ताकि जब अपन ए रीड करेंगे तो इनको मैच कर पाएंगे क्या है। तो यहाँ पे देखिए द सेकेंड फेज इज स्टिल इन प्रोग्रेस, यानी कि जो आपका सेकेंड फेज है, अब किसी काम का सेकेंड फेज होगा, ठीक है ना, तो वो क्या है, अभी भी प्रोग्रेस में, यानी कि अभी भी चल रहा है। तो देखिए अगर डी में सेकेंड फेज है, यानी कि यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में किसी न किसी के फर्स्ट फेज की बात होगी, तो वहाँ से अपन इसको क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशंस कॉज्ड सम बजटरी कंसर्न्स अमॉन्ग द टीम। तो यहाँ पे बोला है कि जो अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, ऐसे आपके सामने वेदर की, यानी कि मौसम की कंडीशन आ गई थी, जिसके कारण यहाँ पे जो टीम में कुछ बजट संबंधी यहाँ पे क्या हो गई थी, चिंताएं, कंसर्न, समस्याएं है जो उत्पन्न हो गई थी। तो यहाँ पे किसी टीम की, ठीक है ना, उसके बारे में बात की जाएगी। सी हैड ए कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट, यानी कि उसकी एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग यानी कि विवादित, कॉन्फ्लिक्ट करने वाली एक क्या है, अपॉइंटमेंट है यहाँ पे। तो सी यानी कि किसी पर्सन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो मैच करते द डिले इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, यानी कि जो आपका यहाँ पे डिले है प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, यानी कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें देरी होने के कारण। अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देरी हो रही है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो रीज़न क्या होगा कि प्रोजेक्ट में देरी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, इसको बाद में देखेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड अहेड ऑफ शेड्यूल, यानी कि जो प्रोजेक्ट का पहला पार्ट था, ठीक है ना, बी में क्या बोला, किसी प्रोजेक्ट का पहला पार्ट था वो आपका पूरा हो गया है शेड्यूल टाइम से पहले, यानी जितना टाइम दिया था उससे पहले क्या हो गया, पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट की बात की गई है किसमें, डी में, तो बी और डी का पेयर बनेगा, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो अभी प्रोग्रेस में। तो देखिए यहाँ पे तो बोला है कि टाइम से पहले पूरा हो गया और यहाँ पे बोला अभी तक काम चल रहा है, यानी कि बात किसकी की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स की। दोनों का यहाँ पे क्या चल रहा है, अलग अलग चल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों में आपके अलग अलग बातें चल रही है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव टोन है कि भाई हमारा काम है जो समय से पहले पूरा हो गया, और यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे तो अभी तक काम चल रहा है। तो अलग अलग टोन है, यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो बी टू डी, अब बी टू डी का पेयर देख लो आप कहाँ होगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब आंसर एक ही पॉसिबल होगा, या तो आपका सी हो या नन ऑफ द अबव होगा। अब अपने यहाँ पे चेक कर देते हैं ये सी वाले ऑप्शन को होगा या नहीं होगा। यही करना आपको, किसी भी एक को पकड़ना है, फिर ऑप्शन से मैच करना है और फिर उसको चेक कर देना है। अब A3E ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपने को प्रॉब्लम था किसमें, सिंस में, और यहाँ पे ओइंग टू में, क्योंकि दोनों रीजन एंड कॉज के हैं आपके, तो दोनों कहीं पे भी लिख सकते हैं इसके लिए। तो उसने बोला है कि जो उसके प्रोजेक्ट में डिले हुआ है उसका रीज़न क्या था, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 आएगा, ओइंग टू, यानी कि रीज़न बताने के लिए। तो उसका रीज़न था यहाँ पे, तो क्या बोला है ई में कि जो मौसम की अनएक्सपेक्टेड जो कंडीशन थी वेदर की, उसके कारण यहाँ पे बजट का क्या होता, कुछ समस्या होती, इसके लिए क्या हो गया, प्रोजेक्ट में डिले हो गया। तो एकदम सही बन रहा है आपका C1F। शी कुडंट अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीटिंग क्यों नहीं अटेंड कर पाई, सिंस यानी कि उसका रीज़न बताया गया है क्योंकि उसकी एक अपॉइंटमेंट थी, कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी कि उससे उसी के साथ में एक उसकी क्या थी, अपॉइंटमेंट थी, ठीक है ना, इसके कारण वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाई। तो एकदम सही है आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आराम से धीरे धीरे आपको एग्जाम में इसी अप्रोच के साथ में क्वेश्चन करने हैं, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है जो यहाँ से आपके करेक्ट होंगे। तो इनके जो आपके यहाँ पे कनेक्टर दे रखे, इनके मीनिंग है जो आपको साथ साथ में लिखते जाना है, ठीक है ना। तो एक नोटबुक लेनी है, वहाँ पे अलग अलग सेक्शन बना देने हैं आपको। तो एक सेक्शन बनाना है आपका यहाँ पे कनेक्टर का, वहाँ पे लिख देने हैं। तो सबके मीनिंग और यहाँ पे यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो लिखने हैं आपको, क्योंकि कनेक्टर बेस्ड बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखते हैं यहाँ पे अपने को क्या बोला है। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर देते हैं कनेक्टर की। तो देखिए इवन दो, तो इवन दो है, इसका मतलब होता है यद्यपि, यानी कि ये कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आपका यहाँ पे कनेक्टर है। एविडेंटली, ठीक है ना, एविडेंटली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई आपने एविडेंस के हिसाब से क्लियर और ऑब्वियस, यानी कि आपको कोई सबूत मिले है, उस सबूत के हिसाब से आपने एकदम क्या कर दिया, साफ,
एकदम साफ आपने इंडिकेट कर दिया, यानी कि आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो ये एक तरह से क्या होता है इसका मतलब, एविडेंटली यानी कि एविडेंस के हिसाब से आपने यहाँ पे क्लियर पता चल गया। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसके बावजूद यानी कि ये किस तरह का है, आपका एडिशनल है, तो एडिशनल कैटेगरी का, ठीक है ना। इसके बावजूद यानी कि कोई बात बोली है, उसके बावजूद यानी कि और आपने उसमें क्या किया है, कोई बातें ऐड की है यहाँ पे, ठीक है ना। तो तीनों का मतलब समझ गए हैं। अब यहाँ पे वापस क्या करेंगे, थर्ड वाला कॉलम रीड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला, बीइंग ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, यानी कि एक टैलेंटेड म्यूजिशियन होना। इसका डी का मतलब क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड म्यूजिशियन होना, यानी कि संगीतकार होना। ई में बोला है इन द एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है कैसी है, एक्सेप्शनल है, यानी कि असाधारण है, बहुत ही शानदार है, ऐसी क्वालिटी कोई नहीं बना सकता, इस तरह का सेंस है यहाँ पे। शी हैड ओनली वर्कड फॉर ए फ्यू आवर, यानी कि उसने केवल कुछ घंटे ही काम किया था। तो यहाँ पे अपन ने तीनों रीड कर दी। अब अपन ए को रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। शी वॉज एग्जॉटेड, यानी कि वह थक गई थी। अब थकेगी कब, जब कोई ना कोई काम की बात आएगी, ठीक है ना। वो थकेगी कब, जब कोई ना कोई काम की बात आएगी। तो यहाँ पे क्या बोला, वह थक गई। अब यहाँ पे बोला है सी हैड ओनली वर्कड फॉर फ्यू आवर्स, तो यहाँ पे काम की बात की जा रही। अब देखिए यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, मैच हो रहा है, यानी कि ए का पेयर बनेगा एफ के साथ में कि वह तो थक गई है। और यहाँ पे बोला है कि पर उसने तो काम कितना किया है, थोड़ी सी ही देर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो पेयर बनेगा आपका ए और एफ का। तो पहले देखो ए और एफ तो आपका यहाँ पे कहीं नहीं, सिर्फ इसमें ही है, A1F है। तो देखिए कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी की बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें तो बोला वो थक गई, लेकिन यहाँ पे तो बोला सिर्फ उसने तो अभी थोड़ी देर ही काम किया है। तो दोनों बातें क्या है, एक दूसरे की अपोजिट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो सकता है, डी हो सकता है। अब यहाँ पे ए का पेयर बन गया। अब बी को चेक करो, सी वॉज एन एक्सीलेंट कुक, वह बहुत ही क्या है, शानदार कुक है। अब यहाँ पे 3 में क्या बोला है, बिसाइड्स, इसके अलावा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो कुक तो है ही है, पर साथ में क्या है, तो डी में बोला है फिर भी वो क्या है, साथ में एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है। तो एकदम सही बन रहा है कि वह तो बहुत ही शानदार कुक है, और कुक के साथ साथ क्या है, वो एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है। तो एकदम सही है आपका। फिर सी टू डी, सी में बोला है हर डेडिकेशन टू द प्रोजेक्ट वॉज सीन इन हर मेटिकुलस प्लानिंग, यानी कि जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में देखा गया है उसका जो डेडिकेशन है, उसका जो समर्पण है, ठीक है ना, उसकी जो सावधानीपूर्वक योजना, यानी कि जो प्लानिंग की उसने बहुत ही सावधानीपूर्वक की है, तो वो यहाँ पे दिख रही है उसकी। और आगे क्या बोला है यहाँ पे, तो आगे देखिए टू, यानी कि एविडेंस के साथ में बोलेंगे, यानी कि आपने उसका काम देखा है, और यहाँ पे काम देख के आपने क्या बोला है कि जो उसका एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि उसने यहाँ पे बहुत ही सावधानीपूर्वक काम किया था, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था, और जो प्रोडक्ट आया था वो बहुत ही क्या था, एक्सेप्शनल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रोडक्ट था। तो ये काम किया, और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट देखा, यानी कि आपने क्या देखा, सबूत देखा, और सबूत देख के आपने क्या बोला कि उसने बहुत ही ज़्यादा की थी, मेहनत की थी। तो यहाँ पे एविडेंटली का मतलब क्या होता है, आपने कुछ चीज़ को, सबूत को देख के उसके बाद में डिसीजन लिया। तो आपने प्रोडक्ट देखा, उसके बाद में डिसीजन लिया कि उसने काम बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्लानिंग के साथ में किया है। तो एकदम सारे सही बनेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लेते हैं इसको भी, और फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सबसे पहले देखिए सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है कोई भी चीज़ होना, ठीक है ना, समथिंग हैपन, किसी एक आपके सीक्वेंस के हिसाब से होना, यानी कि क्रोनोलॉजिकल आपका ऑर्डर होता है कि इसके बाद में ये होना चाहिए, इसके बाद में ये होना चाहिए। तो यहाँ पे सीक्वेंस की बात करेंगे, किसी चीज़ के सीक्वेंस की, यानी कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ये मैटर करेगा। फिर आपका नेवरदलेस, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगरी का कनेक्टर होता है। और अनलेस है, तो अनलेस भी आपका, अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक, ये भी एक तरह से आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगरी का कनेक्टर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपन देखते हैं कहाँ पे क्या होगा। तो पहले थर्ड वाले को रीड करते हैं। दे प्रिजर्व्ड एंड कंप्लीटेड इट ऑन टाइम, यानी कि उन्होंने क्या किया है, मजबूती दिखाई, ठीक है ना। प्रिजर्व्ड यानी कि बहुत ही दृढ़ता दिखाई है उन्होंने, और इसको समय पे पूरा कर दिया, यानी कि किसी प्रोजेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कोई आपने प्रोजेक्ट पूरा किया है, यानी कि
कोई भी आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करेंगे तभी तो किसी काम की या प्रोजेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ई में देखिए क्या बोला है, द लेट आवर्स ऑफ द नाइट टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात की गई है कि उसने प्रोजेक्ट को एक लिमिटेड टाइम में, यानी कि जो समय सीमा दे रखी है डेडलाइन, उसमें पूरा करने के लिए उसने क्या किया है, देर रात तक काम किया है। परस्यूड ए मास्टर्स इन द सेम फील्ड, यानी कि उसने यहाँ पे परस्यूड का मतलब चूज़ किया है, पसंद किया करना एक मास्टर डिग्री इन द सेम फील्ड, यानी कि कोई पढ़ रहा था, उसका जो सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट में उसने आगे मास्टर डिग्री करने के लिए क्या किया है, चूज़ किया है उसी सब्जेक्ट को। यानी कि कोई साइंस से है, मैथ से है, तो वह आगे मास्टर डिग्री करेगा किसमें, मैथ्स में। तो इस तरह से बोला है कि सेम फील्ड में क्या करने की बात की जा रही है, मास्टर डिग्री करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए डिग्री की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। अब डिग्री की बात है तो ऐसा ही कोई अपने को पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए अगर सी को देखें अपन, सी फिनिश्ड हर डिग्री, उसने अपनी डिग्री को फिनिश किया है, और साथ में क्या बोला है कि यहाँ पे परस्यू, यानी कि उसने चूज़ किया है कि वो मास्टर डिग्री करेगी उसी फील्ड में। अब यहाँ पे अगर अपन देखो तो पहले तो सी और एफ का पेयर बन गया आपके पास में, ठीक है ना। अब सी और एफ का पेयर बन गया है तो यहाँ पे देखो पहले तो आप डिग्री करोगे, उसके बाद में क्या होगी, मास्टर डिग्री होगी। तो पहले तो आपने डिग्री की, उसके बाद में आपने चूज़ किया मास्टर डिग्री को करने का, तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का तो है नहीं, यानी कि सी और एफ के बीच में 2 और 3 तो आएगा नहीं। अब ये ऑर्डर है आपका, आपको पता है ऑर्डर ये है, यानी कि पहले आप 10th पास करोगे, उसके बाद में 12th में जाओगे, ठीक है ना। फिर 12th पास करोगे, उसके बाद में आप कॉलेज में जाओगे, और कॉलेज की डिग्री करने के बाद ही तो आप क्या करोगे, मास्टर डिग्री करोगे। तो एक सीक्वेंस की बात की जा रही है, तो C1F का पेयर बनेगा आपका यहाँ पे। तो C1F कहाँ है आपका, यहाँ पे नहीं है, इन 2 जगह पे है, और यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। अब देखिए बी का तो किसी के साथ में पेयर नहीं बन रहा अपना, तो बी को चेक ही नहीं करना। अब ए को चेक करेंगे अपन। द प्रोजेक्ट फेड सेवरल सेटबैक्स, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो बहुत सारी असफलताओं का, सेटबैक्स का मतलब परेशानियों का, असफलताओं का सामना करना पड़ा है। तो यानी कि एक प्रोजेक्ट है, उसकी बात की जा रही है कि उसने बहुत सारी यहाँ पे असफलताओं का क्या किया, सामना किया, यानी कि सेटबैक्स का सामना किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए में बात की जा रही है नेगेटिव की, ठीक है ना। ए में बात किसकी की जा रही है, नेगेटिव की। अब यहाँ पे अपने पास में जो बचे हैं दोनों आपके यहाँ पे बचे हैं कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के। अब 2 आए या 3 आए, टोन कैसी चाहिएगी अपने को, पीछे अपने को पॉजिटिव टोन चाहिए होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ए नेगेटिव टोन है और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आपका कनेक्टर आएगा, तो क्या चाहिएगा अपने को, पॉजिटिव टोन चाहिए होगी। तो यहाँ पे बोला है कि प्रोजेक्ट ने बहुत सारे क्या किए हैं, असफलताओं का सामना किया है। अब नेगेटिव बात है तो क्या करेगा, वह उसको समय पे पूरा कर देगा, ठीक है ना। क्या हो गई, ये तो हो गई नेगेटिव टोन, और ये हो गई आपकी क्या है, पॉजिटिव टोन। तो यानी कि ए का पेयर किसके साथ में बनेगा आपका, डी के साथ में बनेगा। यानी कि प्रोजेक्ट में बहुत सारी असफलताओं का सामना किया है, फिर भी उसने क्या किया है, प्रोजेक्ट को पूरा किया है। तो ए और डी का पेयर है, तो ए और डी का कहाँ है, यहाँ पे पेयर है। अब यहाँ पे 2 आए या 3 आए, दोनों आपके सही है, तो 2 आ रहा है तो एकदम सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट नाइट डेडलाइन से पूरा करने की बात है, तो ये तो क्या हो गया, नॉर्मल सेंटेंस हो गया है, ठीक है ना, कि उसने लेट नाइट जग के पूरा किया। लेकिन यहाँ पे तो टोन कैसी है कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एकदम सही चल रहा है आपका ए और डी का पेयर, और साथ में क्या होगा आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का यहाँ पे कनेक्टर आएगा। तो ये था आज के 4 क्वेश्चन जो आपके थे कनेक्टर बेस, ठीक है ना। और ऐसे आपके हैं जो क्लर्क मेंस में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 5 से 7। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो एक सेंटेंस आपका 3 पार्ट में डिवाइड है और आपको 3 कॉलम में दे रखा है। तो आपको इन सेंटेंस को मैच करना है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को, और इनका ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिससे तीनों कॉलम में आपका क्या हो जाए, सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर के हिसाब से क्या हो जाए, सही हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आज के क्वेश्चन सारे कॉलम बेस ही है, ठीक है ना, और एग्जाम में आपके फिक्स है, 100% है आने के चांसेस इनके। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो आपको यहाँ पे 3 कॉलम दे रखे हैं, 1, 2 और 3। तो आपको यहाँ पे यहाँ से एक और यहाँ से एक, इस तरह से तीनों में से एक कॉलम का देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, पेयर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अपन रीड करेंगे इनको और यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट आपका यहाँ पे मैच होता है, उसके हिसाब से वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो एक एक को रीड करेंगे यहाँ पे और समझेंगे कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो सिर्फ पहले अपन यहाँ पे किसी एक सेंटेंस को पकड़ेंगे, यानी कि ABC, किसी को एक को देखो, उसका पैर बनाओ और फिर उसको चेक करो और फिर वो जो ऑप्शन में वो आपका सीक्वेंस है उस पूरे ऑप्शन को चेक कर दो और आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे करना है आपको, सबका सबके साथ में बनाते जाओगे तो एक क्वेश्चन में आपके 15 मिनट लग जाएंगे, इतना अपने पास में टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, द क्लाइमेट क्राइसिस इंटरेक्टली वोव्स इटसेल्फ, यानी कि जो क्लाइमेट का संकट है, जो मुसीबत है, यहाँ पे खुद को जटिल रूप से बुना है, यानी कि अपने आप को खुद को क्या कर दिया, बहुत ही ज़्यादा जटिल यानी कि समस्याप्रद बना दिया है यहाँ पे। तो क्लाइमेट की यहाँ पे किसी तरह के क्राइसिस की बात की जा रही है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं तो डी में क्या बात की गई है, ठीक है ना। शेड्यूल्ड इन दुबई दिस नवंबर एंड इज मेंट टू, यानी कि इस नवंबर में दुबई में यहाँ पे शेड्यूल की गई थी और जिसका यहाँ पे उद्देश्य था, मेंट का मतलब क्या है, उसका जो रीज़न था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो क्लाइमेट की बात की जा रही और यहाँ पे शेड्यूल है, तो शेड्यूल क्लाइमेट को करते हैं या किसी मीटिंग को करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन, सॉरी ये देखिए ये बाकी है, इटसेल्फ इनटू द G20 समिट इन दिल्ली। तो यहाँ पे आपको ए को पूरा समझ लेते हैं, ठीक है ना, ये में अपन ने इन्फॉर्मेशन मिस कर दी थी। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसने खुद को जटिल रूप से बुना है जो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पे दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए यहाँ पे इतनी बात हो रखी है। अब देखिए यहाँ पे तो दिल्ली की बात की गई है और यहाँ पे डी में बोला है कि आपका जो ये शेड्यूल किया गया है दुबई में किया गया, तो क्या ए और डी का पैर आपको दिखेगा, तो ए और डी का तो पैर बनेगा ही नहीं, तो ए और डी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और डी का तो आंसर नहीं होगा। अब ई में देखते हैं क्या बोला है आपको यहाँ पे, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन क्लीन एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि पर्टिकुलर यानी कि खास करके ड्यूरिंग द डिस्कशन, यानी कि ये जो बातें डिस्कशन चल रही थी उसमें खास करके आपकी बात हो रही थी किसके ऊपर, जो क्लीन एनर्जी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए, और यानी कि यहाँ पे और कोई बात बोली जाएगी आपकी। तो देखिए ए और ई का पेयर तो आपका हो सकता है, अभी अपन फिक्स नहीं है, हो सकता है। एफ को रीड करते हैं, जस्ट अहेड ऑफ द G20 मीट सेट आउट द स्कोप ऑफ चैलेंजेस दैट अवेटेड, यानी कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि G20 बैठक से ठीक पहले आने वाली चुनौतियों का यहाँ पे जो दायरा चैलेंजेस है उनको क्या किया, निर्धारित करें, ठीक है ना, यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर यहाँ पे अपन बात करें तो अब इसके हिसाब से देखें तो ए में आपकी G20 समिट की बात की जा रही है और एफ में भी बात की जा रही है, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ए एफ भी हो सकता है यहाँ पे, अभी छोड़ो, अभी इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जी एच और आई में इनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ए के हिसाब से यानी कि जो G20 है और क्लाइमेट के हिसाब से कौन सा आपका सही बैठ रहा है। तो अगर यहाँ पे अपन जी में बात करें तो कंट्री सिंस 2050 इन स्ट्रीमिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो 2015 से ग्रीन हाउस गैस जो आपका एमिशन हो रहा है उसको रोकने के लिए दुनिया के जो शीर्ष 10 देशों में शामिल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बात आपकी बोली गई है, ठीक है। अब आगे देखिए अपन यहाँ पे एच में बोला है द मेजर इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड इवन एज इट प्रेजेंटेड लिटिल बियॉन्ड व्हाट इज ऑलरेडी नोन। तो यहाँ पे बोला गया है कि विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो मेजर इकोनॉमिक्स हैं, हालांकि इसमें पहले से ज्ञात जानकारी से अधिक कुछ नहीं था, यानी कि कोई समिट हुआ था उसमें पहले से ही आपको पता था यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, तो इतना कुछ खास नहीं था, पहले से आपको सब पता था। द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी टू अवर्ट इट, यानी कि इसे रोकने के लिए क्या है, सबको यहाँ पे कलेक्टिव यानी कि एक साथ में मिलने की सबकी क्या है, ये जवाबदेही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसी, कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से सबका, किसी एक देश का, किसी एक पर्सन का यहाँ पे काम नहीं है इसको रोकना, यहाँ पे सबकी, जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्री है, सबकी जिम्मेदारी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन बात करें तो ए में तो बात की गई है आपके यहाँ पे जो क्लाइमेट क्राइसिस वगैरह है उनकी बात की गई है कि G20 में अपन ने इसके ऊपर क्या की थी, बात की थी जो आपका क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जो 2015 में हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जो मेजर इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, वो क्या कर रही है यहाँ पे, उनको पहले से ही पता है कि क्या हो रहा है, इतना कुछ खास नहीं है,
और यहाँ पे बोला है कि सबकी क्या है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको क्या करना है, दूर करने के लिए, इसको रोकने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ से अपन देखें तो ए में क्लाइमेट क्राइसिस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसको रोकने की बात की जाएगी। तो यानी कि ए का पैर बनेगा किसके साथ में, आई के साथ में। अब ए का पैर बनेगा आई के साथ में, तो यानी कि एच तो आपका क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, कट हो गया। अब दो आंसर है, या तो ए एफ आई या ए ई आई। तो अब एक बार अपन यहाँ पे ए ई आई को रीड करते हैं और समझते हैं क्या है। तो आपको बोला गया है ए में जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो क्या कर रहा है, जटिल रूप से खुद को बुनता जा रहा है। G20 समिट दिल्ली में इसके ऊपर क्या की गई है, भाग लेने के लिए बात की गई है यहाँ पे। फिर आपको ई में बोला है कि पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डिस्कशन, यानी कि ये जो पूरी बातें चल रही थी डिस्कशन में, तो उसमें खास बात की गई थी क्लीन एनर्जी पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे बोला गया है कि जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, वो हम सब की है इसको रोकने की। किसको, जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसको रोकने की हम सब की क्या है, साथ में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, तो ये बोला गया है। तो ए ई आई यहाँ पे मेरे को लग रहा है। अब देखिए एफ में क्या बोला है कि जस्ट पहले जो G20 समिट जो मीटिंग हुई उसके ठीक पहले ही यहाँ पे सेट आउट द स्कोप ऑफ चैलेंजेस, यानी कि यहाँ पे चैलेंजेस को क्या किया गया था, जो चैलेंजेस है उसको यहाँ पे क्या किया गया था, दायरा निर्धारित किया गया, स्कोप है जो उसको निर्धारित किया गया था कि कितने चैलेंजेस क्या करने हैं, कहाँ तक रखने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो क्लाइमेट की बात की जा रही और यहाँ पे तो आपको चैलेंजेस अभी डिसाइड करने ही है, तो अभी डिसाइड नहीं किए, पर अपन ने तो यहाँ पे क्या कर दिया, क्लाइमेट क्राइसिस है जो क्या है उसी के बारे में बात की जाएगी। तो इसका मतलब है ए ई और आई का पेयर बनेगा। अब ए ई आई का पेयर बनेगा तो अपन दूसरे को चेक कर देते हैं, होल्ड पे रखते हैं, दूसरे को चेक करते हैं। बी एफ एच तो क्या है, द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल स्टॉक टेक ए रिपोर्ट डेट वॉज रिलीज। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो यूनाइटेड स्टेक का जो यहाँ पे ठीक है ना, जो स्टॉक टेक है, ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है ना, तो इसने एक रिपोर्ट जारी की गई थी, एक इसने क्या किया था, रिपोर्ट रिलीज की गई थी। अब कौन सी रिपोर्ट है, तो देखिए एफ में क्या बोला है, जस्ट एफ। अब ये देखो रिपोर्ट रिलीज कब की गई थी, जो G20 समिट की मीटिंग थी उससे जस्ट पहले यहाँ पे क्या किया था, रिपोर्ट को सबमिट किया था और यहाँ पे स्कोप को सेट किया था, यानी कि जो लिमिट सेट की थी कि यहाँ पे चैलेंजेस है, ठीक है ना, जो चुनौतियाँ है उसका यहाँ पे क्या करना है, स्कोप डिसाइड करना है। ठीक है ना, तो ये रिपोर्ट है, एकदम सही बन रहा है यहाँ पे बी और एफ का। अब यहाँ पे जो चैलेंजेस है जिनका स्कोप है जो आपको यहाँ पे दायरा निर्धारित करना है, अब उसमें क्या बोला है एच में, द मेजर इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड इवन एज इट प्रेजेंटेड लिटिल बियॉन्ड व्हाट इज़ ऑलरेडी नो। अब यहाँ पे बोला है कि जो विश्व की, जो दुनिया की जो मेजर इकोनॉमिक्स है इसमें पहले से ज्ञात जानकारी से अधिक कुछ नहीं दिखाया गया है, यानी कि ये जो रिपोर्ट है दिखाती है और यहाँ पे जो ये दायरे बताते हैं ये आपको क्या है, जो मेजर इकोनॉमिक्स है इनको पहले से ही पता है, तो एकदम सही है। लैंग्वेज थोड़ी टफ है तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। CDG, दिस स्टॉक टेक इज टू सर्व एज ए टेम्पलेट टू गाइड डिस्कशन अहेड ऑफ द 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि ये जो स्टॉक टेक है पार्टियों के 28वें सम्मेलन से पहले चर्चा को निर्देशित करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में यहाँ पे काम करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब देखिए शेड्यूल्ड इन दुबई, कौन सा, ये जो स्टॉक टेक है ये कहाँ पे हुआ था, शेड्यूल हुआ था दुबई में इस नवंबर में, और उसका मेंट यानी कि उसका जो मकसद था, उद्देश्य था वो क्या था, तो यहाँ पे CD और G में देखिए उद्देश्य था जो कंट्रीज है जो 2015 से यहाँ पे स्ट्रीम कर रही है, यानी कि इसको रोकने के लिए, किसको, ग्रीन हाउस एमिशन को रोकने के लिए यहाँ पे काम कर रही है, उसके बारे में बात की गई है। तो एकदम सही है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्रोच करना है क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी अपन समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो पहले सबके अपन मीनिंग समझ लेते हैं कहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन यहाँ पे कॉलम 1 को रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट कंसल्टेशन विथ सेक्टर स्टेक होल्डर्स एंड कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है, कंसल्टेशन का मतलब क्या है, विचार विमर्श करना
लोगों से पूछना, उनकी राय लेना, उनके सजेशन लेना, इसको बोलते हैं कंसल्टेशन। तो गवर्नमेंट है जो क्या कर रही है यहाँ पे, कंसल्टेशन कर रही है किसके साथ में, जो स्टेक होल्डर्स है और जो कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप है उनके साथ में क्या कर रही है यहाँ पे, कंसल्टेशन कर रही है। When the British user experience researchers हेनरी ब्रिंकल, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिश है आपका, ठीक है ना, जो इंग्लैंड वगैरह में रहता है, ब्रिटेन में रहता है, तो वहाँ के जो यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर है, तो यानी कि जो यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, किसी चीज़ को अपन क्या करते हैं, ट्राई करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, अपन अपना ओपिनियन देते हैं, तो उसको बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर। उनका नाम क्या है, हेनरी ब्रिंकल। अब इन्होंने कोई बात कही होगी, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने कोई बात की गई होगी या किसी के बारे में इन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा यहाँ पे, उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ डार्क पैटर्न्स दैट हैव सिंस बिकम यूबिक्यूअस, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो डार्क पैटर्न है उसके यहाँ पे एग्जाम्पल है जो अब बहुत ही ज़्यादा यूबिक्यूअस, यूबिक्यूअस का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, मैंने आपको ये वर्ड पढ़ाया है। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो पूरी दुनिया में आपको देखे जा सकते हैं, पूरी दुनिया में आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं, पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये तीनों हो गए। अब यहाँ पे कॉलम सेकंड रीड करते हैं और देखेंगे क्या किसी के साथ में कोई आपका पेयर बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए, क्लुमिनेटिंग विद द ड्राफ्ट गाइडलाइन टू प्रिवेंट एंड रेगुलेट डार्क पैटर्न्स पब्लिक कमेंट, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो डार्क पैटर्न है उनको रोकने और यहाँ पे जो फैलने से, रेगुलेट करने से और यहाँ पे फैलने से उसको करने के लिए जो यहाँ पे एक आपकी कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि उसके साथ में यहाँ पे क्या करना, आपको सार्वजनिक टिप्पणियाँ, यानी कि पब्लिक कमेंट कर रही है उसके ऊपर, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। जो डार्क पैटर्न है उसके लिए आपने जो गाइडलाइंस निकाली है उसको रोकने के लिए, उसको फैलाने से रोकने के लिए उसके ऊपर क्या कर रही है, पब्लिक कमेंट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कॉइन द टर्म डार्क पैटर्न्स इन 2010, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो शब्द है डार्क पैटर्न, इसको 2010 में है जो बनाया गया था, यानी कि लोगों के सामने रखा गया था कि डार्क पैटर्न नाम की कोई एक शब्द है, उसका मतलब है जो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होगा, डार्क पैटर्न होगा। यानी कि एक नया शब्द आया था 2010 में डार्क पैटर्न नाम का, ठीक है ना। अब जो गूगल है, जो अभी क्या हो गई, अल्फ़ाबेट हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, गूगल था जो इसका नाम है, जो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ाबेट है, अभी यही चल रहा है। वॉज कंसिडर्ड ए बिंग सर्च इंजन, जो गूगल क्या है आपका, एक तरह से यहाँ पे सर्च इंजन माना जाता था। और जो फेसबुक है, जो अभी क्या हो गया, मेटा। अब यहाँ पे देखिए, फेसबुक के बारे में बात की जाएगी कि जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है, ठीक है ना, तो जैसे गूगल सर्च इंजन है वैसे वैसे फेसबुक का क्या काम है, ठीक है ना। तो फेसबुक का क्या काम है, लोगों के साथ में जुड़ना, फोटो शेयर करना, उनसे बातें करना, SMS करना, ठीक है ना। दूर दराज कहीं पे भी बैठे लोग हैं उनसे अपन क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर पाएंगे। तो ई के साथ में कोई ऐसा फेसबुक का यूजेस बताएगा आपको। आगे देखिए, इंक्लूडेड द ऑटो चेक मार्क फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस वाइल बुकिंग फ्लाइट टिकट, तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जब फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो उस समय जो यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस होता है उसके लिए ऑटो चेक यहाँ पे मार्क शामिल करें। द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरिंग ईमेल्स और फ़ोन नंबर्स टू एक्सेस ई-कॉमर्स साइट विच आर दें, और यहाँ पे बोला गया है कि जो ई-कॉमर्स साइटों तक पहुँचने के लिए ईमेल या फ़ोन नंबर यहाँ पे अपन क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, दर्ज करते हैं, तो इसकी अनिवार्य आवश्यकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिना आप फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस के यहाँ पे अब कोई भी ऐप हो या कोई भी आपकी वेबसाइट हो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ताकि वो क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर और आपके ईमेल लेके आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। यहाँ पे आपको अलग अलग ईमेल भेजे जाते हैं या फिर आपका डाटा है जो किसी और को भेज दिया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से काम किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो जो एग्जाम्पल है डार्क पैटर्न्स के, जो आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया है। अब देखिए, एग्जाम्पल में आपको बोला है कि जिसमें शामिल है आपका, तो क्या क्या शामिल है इसके एग्जाम्पल में, क्या शामिल है कि ऑटो चेक करना है, ईमेल और आपके मोबाइल नंबर डालना, सारा मैंडेटरी कर देना है। ये किस में आता है, आपका डार्क पैटर्न में आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना, तो आपका C और F का एक पेयर बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले अपने को C और F का एक पेयर मिल गया, तो जहाँ CF है वहाँ पे अपन मूव करेंगे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो पहले तो अपना आंसर क्या मिलेगा, A। अब इसको चेक करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अपने रीड किया इतना अपने को समझ में आया। अब अपन एक ही को चेक करेंगे, ADH। तो A में बोला है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉलम 3 भी अपन चेक करते, एक बार रीड करके समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन है जो ऑप्शन को चेक कर देंगे। तो देखिए, enable long last connection and an unprecedented access into personal lives even when people live
ओशन अपार्ट। तो यहाँ पे बोला गया है आपका कि यहाँ पे इनेबल कर दिया है, यानी कि लागू कर दिया है, जीवन में लेके आया लॉन्ग लॉस्ट कनेक्शन, यानी कि बहुत पहले जो आपने कनेक्शन खो दिया था उसको वापस लेके आया है। और अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस इनटू द पर्सनल लाइफ, यानी कि ऐसा एक्सेस जो आपको पहले कभी नहीं मिला था, ऐसा आपको एक्सेस मिल गया है अपने लाइफ में कि आप बहुत समुद्र दूर, यानी कि मीलों दूर बैठे लोगों से भी क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट कर पाओगे, बात कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे फेसबुक का यही काम है, तो यानी कि ई और जी का तो पेयर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ई और जी दिख रहा है आपको, ठीक है ना, एकदम सही है। अब देखिए ई और जी का आपको पेयर दिख रहा है, तो एकदम सही है। आगे अपन रीड करते हैं, एच में क्या है, हैव बीन सॉट बाय अक्टूबर 5 विल इट इज़ होप्ड जनरेट द मच नीडेड अटेंशन दिस इशू डिजर्व। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो 5 अक्टूबर तक मांगे गए जो आंसर है, जो उत्तर है, उनमें आपको यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे पे आपका जो अटेंशन है वो डिजर्व करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको इसको क्या करना चाहिए, आपको अटेंशन देना चाहिए, ये आपका मुद्दा डिजर्व करता है। तो एच में किसी मुद्दे की बात की जाएगी, ठीक है ना। तो एच में मुद्दे की क्या बात की जाएगी, तो यहाँ पे आपके डार्क पैटर्न है जो उनको पब्लिक कमेंट कर रही है, ठीक है ना, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए में बोला है कि गवर्नमेंट है जो कंसल्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पे विचार विमर्श कर रही है स्टेक होल्डर से और जो कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप है उनसे, किसके लिए, कि यहाँ पे जो डार्क पैटर्न वगैरह जो आपके यहाँ पे जो सर्कुलेट हो रहे हैं, इन पैटर्न को क्या करना है, रोकना है। और इनके ऊपर क्या कर रही है, पब्लिक के कमेंट को क्या करना है, यहाँ पे रोकना है। तो पब्लिक कमेंट कर रही है यहाँ पे, तो उनको सबको क्या करना, कमेंट को जवाब देना है 5 तारीख तक, 5 अक्टूबर तक उन सबको क्या करना है, जवाब देना है। और यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि ये जो डार्क पैटर्न है आपका, इसको सबसे ज़्यादा अटेंशन देने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो एकदम सही है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई में क्या बोला है, यूज टू सेंड टेक्स्ट मैसेज और ईमेल्स डेट बिकम डिफिकल्ट टू ब्लॉक। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यूज़ किए जा रहे हैं टेक्स्ट और मैसेज ईमेल्स को, ठीक है ना, इनको भेजने के लिए इनको यूज़ किया जा रहा है, और बिकम डिफिकल्ट टू ब्लॉक, और इनको ब्लॉक करना भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, अपन आसानी से ब्लॉक भी नहीं कर सकते। और साथ ही क्या कर सकते अपन, बर्थडे विशेष डेट नज यूजर्स टू बाय देमसेल्फ ए गिफ्ट। और यहाँ पे जन्मदिन की अपन शुभकामनाएं जो यहाँ पे जो यूजर्स हैं उनको अपने लिए है उपहार खरीदने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि अगर किसी को बर्थडे विश करे तो अपने सामने कोई पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे बोलेगा आपके लिए गिफ्ट है, उपहार है इसके लिए, तो अपने को खुद को है जो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, मजबूर कर दिया जाएगा गिफ्ट खरीदने के लिए। इतना आपका यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन देखें तो सी में बोला गया है ये डार्क पैटर्न के बारे में, और यहाँ पे आपको बोला गया है किस तरह से आपका यहाँ पे डाटा लिया जाता है। और यहाँ पे बोला है ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि यहाँ पे आप इन ईमेल्स को, मैसेज को ब्लॉक नहीं कर पाओगे, और जब बर्थडे विश करोगे तो आप खुद के लिए गिफ्ट ले पाओगे। तो CFI एकदम सही है आपका। अब BEG है, तो जो ब्रिटिश रिसर्चर है हैरी ब्रिंगल, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था। क्या किया था कि जो डार्क आपका पैटर्न शब्द है उसको इस टाइम लेके आया गया था, ठीक है ना। और गूगल का ये काम है और फेसबुक का ये काम है, तो एकदम सही है आपका BEG। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आगे मूव करते हैं, तो इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फिर है जो अपन नेक्स्ट पैटर्न पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे इनको भी समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कॉलम 1 को रीड करते हैं। लास्ट मार्च यानी कि पिछले मार्च में द यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड इशूड गाइडलाइंस ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड अवॉइड डार्क पैटर्न। तो यहाँ पे पिछले महीने मार्च में, यानी पिछले मार्च में जो यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उन्होंने एक गाइडलाइन इशू की थी कि कैसे आपको पहचानना है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और अवॉइड करना है डार्क पैटर्न को, ठीक है ना। नाउ इन व्हाट इज ट्रूली द एरा ऑफ द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेट टेक्नोलॉजी जाइंट्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अब जो वास्तव में यहाँ पे जो 4th एरा यानी कि चौथा दौर है किसका, जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति का चौथा दौर है यहाँ पे नेट टेक्नोलॉजी जाइंट्स, यानी कि जो नेट टेक्नोलॉजी है उसके जाइंट का मतलब दिग्गज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो किसी कंपनियों के बारे में बात की जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे जाइंट्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े आपके यहाँ पे लोग होते हैं, कंपनियाँ होती हैं, उनके बारे में बात की जाएगी यहाँ पे। तो बी में ध्यान रखना है आपको, की पॉइंट क्या है, यहाँ पे चौथे साल में किसी बहुत बड़े बड़े कंपनियों के बारे में बात की जाएगी। द न्यू फाउंड फोकस ऑन कंज्यूमर्स, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कंज्यूमर पर नया फोकस है क्या है, अलॉन्ग विद द वाइडर व्यू ऑफ द नीड टू सेफगार्ड, यानी कि यहाँ पे बोला गया है
कि यहाँ पे सेफगार्ड का मतलब क्या है, उनकी सेफ्टी। तो सुरक्षा की आवश्यकता का यहाँ पे एक बहुत ही वाइडर व्यू यानी कि एक बहुत ही बड़ा व्यू यानी कि दृष्टिकोण आपके सामने है जो रखा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन इनको रीड करेंगे और साथ में पेयर बनाने का ट्राई करेंगे। प्राइवेसी इन रिलेशन टू पर्सनल डाटा ऑन ई कॉमर्स साइट्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड बूस्ट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ई कॉमर्स साइट है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर जो पर्सनल डेटा के संबंध में यहाँ पे जो आपका डाटा लिया जाता है, ठीक है ना, जो गुप्त, ठीक है ना, जो पर्सनल प्राइवेसी डाटा है वो लिया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी ये बात बोली गई है, ठीक है ना। आगे देखिए, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड द यूनाइटेड स्टेट फेडरल ट्रेड कमीशन लास्ट सितंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और जो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट फेडरल ट्रेड कमीशन है उन्होंने पिछले सितंबर में, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए, अगर अपन देखें तो अवॉइड डार्क पैटर्न्स, ठीक है ना, ऑन सोशल मीडिया। तो किस पे अवॉइड करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है, तो ये अवॉइड करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। एकदम पैर बन रहा है आपका यहाँ पे कि हमको रिकॉग्नाइज, उनको पहचानना है डार्क पैटर्न्स को और उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, यानी कि उनको रोकना है, नज़रअंदाज करना है किस पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और जो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड फेड है कमीशन है उन्होंने पिछले सितंबर में बोला है। तो अगर यहाँ से देखें अपन तो पैर किसका बनेगा, ए और ई का आपका यहाँ पे पैर बन जाएगा। अब ए और ई कहाँ है, दो जगह है, तो पैर एकदम सही है। आगे अपन रीड करते जाते हैं और पैर बनाते जाते हैं। हैव सिस्टमेटिकली कलेक्टेड द बिहेवियरल फुटप्रिंट ऑफ डिजिटल यूज़र टू सेल देयर और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि यहाँ पे कि आपका जो सिस्टमेटिकली कलेक्टेड यानी कि कुछ आपका सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया गया है। अब डाटा की बात की जाएगी और जो आपका बिहेवियरल फुटप्रिंट है डिजिटल यूजर्स, यानी कि जो डिजिटल यूजर्स है आपके जो सोशल मीडिया वगैरह चलाते हैं उनका बिहेवियरल फुटप्रिंट, यानी कि वो क्या क्या यहाँ पे आपका क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, कहाँ कहाँ पे जाते हैं, क्या क्या करते हैं। जैसे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे आपने कोई चीज़ देखी है, उसको आपने 2-3 बार सर्च किया है, आपने देखा है, कार्ट में डाला हुआ है आपका। तो जब भी आप कोई दूसरा ऐप ओपन करेंगे, अब चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ठीक है ना, कोई भी आप ओपन करोगे या कोई सर्च ब्राउज़र, ठीक है ना, तो वहाँ पे वही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, आपका जो फुटप्रिंट है, बिहेवियर फुटप्रिंट, उसको उसका डाटा आपका लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, टू सेल देयर और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, ताकि उनको क्या किया जाए, यहाँ पे उनको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचे जाए या तो अपने या किसी और के थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो सामान है उनको क्या किया जाए, बेचा जाए। एंड और क्या किया जाए साथ में, इसी तरह की बात की जाएगी यहाँ पे। एंड वार्नड ऑफ ए राइज इन सोफिस्टिकेटेड डार्क पैटर्न्स डिजाइन टू ट्रिक एंड ट्रैप कंज्यूमर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, तो देखिए क्या बोला गया है इसमें, तो आपको बोला गया है कि यहाँ पे वार्नड ऑफ ए राइज इन सोफिस्टिकेटेड डार्क पैटर्न, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है, जो उपभोक्ता है, उनको धोखा देने और फंसाने के लिए बनाए गए इस तरह के डार्क पैटर्न में वृद्धि के बारे में चेतावनी दे। तो देखिए चेतावनी और ऐसी किस में बात की गई है, तो देखिए ए में और ई में बात की गई है आपकी, ठीक है ना, कि इन्होंने पिछले हफ्ते ये डाटा निकाला था और इन्होंने रोकने की बात की गई है। और यहाँ पे एकदम सही है, AEG एक पैर मिलेगा अपने को, कौन सा, AEG, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखो अपन तो AEG क्या कहीं दिख रहा है आपको, तो अपने को तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि AEG कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, ई हो। अब पहले तो AEG मिल गया अपने को, अब और देखते हैं क्या क्या होगा। यूज़र कॉन्फिडेंस एंड एंश्योर ए सेफ सिक्योर फ्री एंड फेयर डिजिटल एनवायरनमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि जो यूजर्स है उनको एंश्योर करना, बढ़ावा देना है कि उनको क्या करना है, यहाँ पे एक तो सेफ, सुरक्षित, फ्री और यहाँ पे फेयर यानी कि निष्पक्ष डिजिटल एनवायरनमेंट देना है। तो देखिए H है, ठीक है ना, तो अगर H है यहाँ पे तो H के पहले कौन सी बात की जाएगी आपकी, यहाँ पे किसी तरह के प्राइवेसी की बात की जाएगी आप पे, ठीक है ना। तो प्राइवेसी किस में बात की जा रही है, तो प्राइवेसी की बात की जा रही है आपकी यहाँ पे रिलेशन टू पर्सनल डाटा ई कॉमर्स साइट्स पे और सोशल मीडिया पे उसको बूस्ट करने की। तो यहाँ पे D और H का पेयर है, ठीक है ना। अब D और H का पेयर मिल गया अपने को और आगे देखते हैं। अमेज्ड प्रॉफिट्स दैट आर ऑफन लार्जर देन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द सेवरल नेशन कंबाइंड। यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ से आपको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो कई देशों के यहाँ पे
आपका जो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक यानी कि जो जीडीपी है उनसे भी ज़्यादा आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पे कब होगा लाभ, आपको बेनिफिट कब होगा, जब आप क्या करोगे, उनको इस तरह से ट्रीट करोगे, उनके डिजिटल फुटप्रिंट को नोट करोगे और उनको अपना या थर्ड पार्टी का सामान बेचोगे। एफ और आई का पेयर बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं किसका पेयर किसके साथ में बनेगा। तो देखिए अब बी है, नाउ इन व्हाट इज ट्रूली द एरा ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेट टेक्नोलॉजी जाइंट्स, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो बड़े बड़े जाइंट्स है, टेक्नोलॉजी जाइंट्स, वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो जाइंट्स से देखिए यहाँ पे क्या लगा है, प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे हैव आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो बड़े बड़े जाइंट है ये क्या करते हैं, आपके बिहेवियर को, फुटप्रिंट को, आपके डाटा को नोट करते हैं और फिर वहाँ पे आपका अपना सामान बेचेंगे, ठीक है ना। क्या ये हो सकता है, या फिर यहाँ पे बोला है कि द न्यू फाउंड फोकस ऑन कंज्यूमर्स अलॉन्ग विद द वाइड व्यू ऑफ नीड ऑफ सेफगार्ड। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि जो कंज्यूमर्स है उन पर नया फोकस और साथ ही सुरक्षा की आवश्यकता का यहाँ पे एक वाइडर व्यू रखा गया है। अब इस व्यू में क्या रखा गया है, इस व्यू में रखा गया है आपका यहाँ पे कि, तो देखिए सबसे पहले तो बी का अपने को पेयर मिल गया था कि यहाँ पे जो बड़े बड़े जाइंट्स है वो क्या करेंगे, आपका तो बड़े बड़े जाइंट्स है आपका यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा को नोट करेंगे और फिर क्या करेंगे, आपको यहाँ पे अपना सामान वगैरह बेचेंगे और इससे उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तभी तो वो बड़े जाइंट बने हैं। तो यहाँ पे बी एफ आई का पेयर बन गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी बचेगा। तो सी में बोला है कि आपको फोकस करना है किस पे, जो प्राइवेसी है प्लेटफॉर्म पे उनके ऊपर करना है और यूजर्स को कॉन्फिडेंट दिलाना है कि वो क्या है, एकदम सेफ है। तो इसके हिसाब से ये पेयर बनेंगे आपके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़े टफ है पर आपको यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन करना है अगर आपको यहाँ पे पीओ मेंस निकालना है तो। और एसबीआई क्लर्क मेंस का उसका भी लेवल बहुत ही अच्छा रहता है आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हल्के में नहीं लेना है, तैयारी अच्छे से करनी है आपको। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके, तो अगले 3 क्वेश्चन है 8, 9, 10। इनमें क्या बोला है, स्मॉल पैराग्राफ विद ए ब्लैंक इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन बिलो, यानी कि एक छोटा सा ब्लैंक दे रखा है आपको यहाँ पे और वहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है नीचे। आफ्टर अटेंटिव रीडिंग, यानी कि उसको रीड करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन डेट यू मस्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है कि जो प्रॉपर ऑप्शन है इन तीनों में से ब्लैंक में कौन सा है जो इसको क्या करेगा, यहाँ पे सूटेबल फिल करेगा, यानी कि एक तरह से फिलर का क्वेश्चन है। तो कैसे है, इसको रीड करना है और देखना है इसके जो कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे टोन के हिसाब से इन तीनों में से कौन सा आपका यहाँ पे सूट करता है, वही क्या है आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है। तो देखिए रीड करते हैं और यहाँ पे समझते हैं क्या बोला है। सबसे करेंगे, asserting that the market dynamics is changing with the rollout of more vehicles with alternative fuels. He said that customers themselves were willing to try new brands. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि उन्होंने जोर देकर कहा कि यहाँ पे जो रोल आउट ऑफ मोर व्हीकल्स, यानी कि यहाँ पे जो मार्केट के डायनामिक्स है, यानी कि जो यहाँ पे मार्केट है जो पूरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसके जो आपके सारे जो इक्वेशंस है मार्केट के वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं विद द रोल आउट ऑफ मोर व्हीकल्स। यानी कब हो रहे हैं चेंज, जब अपन उसमें क्या करते हैं, लगातार कंटिन्यूस है, जो नए नए क्या करते हैं व्हीकल्स है और विद अल्टरनेटिव फ्यूल, यानी कि अलग अलग फ्यूल के साथ में, यानी कि जैसे पेट्रोल, डीजल या फिर आपके इलेक्ट्रिक, इस तरह के अलग अलग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल वाले क्या करते हैं और ज़्यादा व्हीकल को निकालते हैं। तो उन्होंने कहा है जो कंज्यूमर्स है वो खुद वर विलिंग टू ट्राई न्यू ब्रांड। तो कंज्यूमर खुद चाहते हैं कि वो क्या करें, नए नए ब्रांड को ट्राई करें, आजमाएं उनको। तो अब यहाँ पे देखिए नए यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी कि उनको है जो कस्टमर ट्राई करना चाहते हैं, तो क्यों, इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए यहाँ पे ए वाला रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, इफ़ यू कैन ऑफर प्रोडक्ट विद द राइट फीचर्स एट द राइट प्राइस पॉइंट। तो आपको यहाँ पे बोला है कि जो कस्टमर है वो खुद ट्राई करेंगे नए नए ब्रांड के यहाँ पे सामान, कब, जब आप उनको ऑफ़र करोगे ऐसा प्रोडक्ट जो आपका राइट फीचर के साथ में, राइट प्राइस पॉइंट के साथ में होगा। तो एकदम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपका सही बैठ रहा है। बी में देखते हैं, इवन दो दे हैव बीन लॉयल टू देयर करंट चॉइस फॉर ईयर्स। तो यहाँ पे बी में क्या बोला है, देखिए इवन दो आया यानी कि टोन चेंज हो गई, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव बात की जा रही थी, यानी कि बात की जा रही थी नए नए को ट्राई करेंगे, और यहाँ पे अब बोला जाएगा कि नए नए को ट्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोला है इवन दो, यद्यपि भले ही वे कितने ही सालों से जो अपना यूज़ कर रहे हैं व्हीकल उनके लिए लॉयल है, फिर भी अगर आप क्या करोगे, नए नए यहाँ पे फ्यूल के अल्टरनेटिव लेके आओगे,
तो वो क्या करेंगे, ट्राई करने का कोशिश करेंगे, इच्छा करेंगे। तो बी भी अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या है, सही है। सी में देखिए डेट विल डेफिनेटली एंटर इनटू ए लॉट ऑफ यूरोपियन मार्केट। तो यहाँ पे बोला है कि जो निश्चित रूप से बहुत सारे यूरोपियन बाजारों में प्रवेश करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ कस्टमर की और जो व्हीकल्स है अल्टरनेटिव उनकी बात की गई है, ना तो यहाँ पे किसी मार्केट की, यूरोपियन, इंडियन किसी की बात नहीं की गई है। तो सी आपका क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो ए और बी सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपका। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको बोला गया है द रूपी continued its upward trend for the second straight session and appreciated by 9 paisas to 82.93 against the US dollar in early trade on September 11। तो यहाँ पे बोला है कि रुपए में लगातार दूसरे जो आपका कारोबारी सत्र है उसमें तेजी जारी रही है, यानी कि सेकंड स्ट्रेट टाइम क्या हुआ है आपका यहाँ पे राइज हुआ है, यानी कि उसकी रुपए का भाव बढ़ा है। और 11 सितंबर को शुरुआती कारोबार में जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यह 9 पैसे बढ़कर क्या हो गया, इतना हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहुँच गया है आपका। तो ये बात की गई है डॉलर और रुपए के कंपैरिजन की बात की गई है कि दोनों में कौन सा कितना है। अब यहाँ पे देखिए क्या इसका प्रभाव होगा, एंड ट्रेडेड इन नैरो रेंज ऑफ इतना अगेंस्ट द ग्रीन बेंच। तो यहाँ पे बोला है कि डॉलर के मुकाबले ये जो आपका यहाँ पे डाटा है इसके सीमित दायरे में कारोबार किया। तो यहाँ पे तो रुपए और पैसे का कंपैरिजन किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ट्रेड किया है नहीं किया है अभी अपने को नहीं पता है ना, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बी में बोला है ट्रैकिंग पॉजिटिव कॉजेज फॉर ए डोमेस्टिक इक्विटी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसको अपन क्या कर सकते हैं, जो आपके घरेलू इक्विटी बाजार है इनसे यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ए वीक अमेरिकन करेंसी अगेंस्ट मेजर ओवरसीज राइवल्स। और यहाँ पे जो प्रमुख विदेशी जो आपके राइवल्स हैं उनके मुकाबले कमज़ोर अमेरिकी मुद्रा पर नज़र रखना है, यहाँ पे ये बोला गया है। तो एकदम सही बात है यहाँ पे रुपए के बढ़ने की और अमेरिका की यानी कि जो डॉलर के प्राइस के कम होने की बात की जा रही है। तो बी आपका एकदम सही है। सी में देखिए एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन फंड्स वेटेड ऑन द इंडियन करेंसी फॉरेक्स ट्रेड सेट। तो यहाँ पे बोला कि जो विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा है, यानी कि जो आपका फॉरेन ट्रेड उन्होंने क्या कहा है, ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि जो विदेशी निधियों के यहाँ पे यानी कि जो आउटफ्लो है किसका, फॉरेन फंड का, ठीक है ना, वो भारतीय मुद्रा पर क्या करेगा, दबाव पड़ेगा, ठीक है ना, दबाव डालेगा। तो यहाँ पे तो बात की जा रही है कि अपने इंडियन रुपीज़ क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ है। तो यहाँ पे तो बोल रहा है दबाव डालेगा, तो ये तो नेगेटिव बात है, ये तो नहीं होगा। तो सिर्फ क्या बचा आपका, ओनली बी बचा है। ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी अपन समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका। तो देखिए एज द ग्लोबल डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंटिन्यूज टू राइज, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ग्लोबल आपका यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उनकी क्या हो रही है, लगातार पूरी दुनिया में क्या हो रही, मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए कंपनीज इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आर फेस्ड विद द चैलेंजेस ऑफ। तो इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियाँ हैं वो क्या करें, उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बात की जा रही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उनमें लगातार क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, यानी कि ऊपर उठ रहे हैं वो कंपनियाँ। अब कंपनियों को चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, तो किस तरह के चैलेंजेस होंगे यहाँ पे। तो देखिए रेड्यूसिंग देयर प्रोडक्शन कॉस्ट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। अब देखिए यहाँ पे जब कंपनियां बढ़ती है तो कंपटीशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि उनको कम करना पड़ेगा अपना प्रोडक्शन को, कॉस्ट को, ताकि वो क्या रहे, कंपटीशन में बने रहे। तो एकदम सही बात की जा रही, कंपटीशन में बने रहना है तो आपको अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब भी कंपटीशन होता है तो आपको यहाँ पे कम से कम प्रॉफिट रख के उनको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन में रह पाओगे, नहीं तो ठीक है ना क्या हो जाओगे, आपका सामान बिकेगा ही नहीं। तो ये क्या है, समस्या है, ठीक है ना। यहाँ पे इंक्रीजिंग देयर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे तो कंपनीज राइज की बात की जा रही, चैलेंजेस की बात की जा रही है, और यहाँ पे पता नहीं कहाँ से फॉसिल फ्यूल आ गया है कि एनर्जी प्रोडक्शन है, यानी कि फॉसिल फ्यूल है, उनके ऊपर वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है। डिक्रीजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट में
ये क्या हो जाएगा, उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। जब ये कंपनियां राइज हो रही है तो राइज क्यों होगी, क्योंकि नए नए क्या कर रही है, प्रोडक्ट लेके आ रही, नई नई रिसर्च करेंगे तभी तो क्या होगा, नए नए सामान लेके आएंगे। तो यहाँ पे तो एकदम उल्टा ही बोला जा रहा है, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा, ओनली ए, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का मेंस का सेशन। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यहाँ पे कमेंट कीजिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।